हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। सिविल सर्विसेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है गाइस, 4 फरवरी 2021 का। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहां पर न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है रेगुलर बेसिस पर यहां पर लेक्चर्स को फॉलो करना। और लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक्स मिल जाएगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने। आप बकायदा लिंक्स को चेक कर सकते हैं, प्रूफ वीडियो को। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बता दूं कि यूपीपीसीएस एग्जाम से यानी यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की यहां पर आपकी तैयारी करवाई जाती है और सभी सोर्सेज से न्यूज को यहां पर कवर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली यहां पर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। फुल फ्लेज तैयारी आपकी यहां पर करवाई जाती है। और खबरी पॉडकास्ट पर गाइज अगर आप नहीं है तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर झा सर एकेडमी नाम का अपना चैनल है, यहां पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और एड फ्री मतलब ये कंटेंट आपको यहां पर मिलता है, यानी कि बीच बीच में एड्स वगैरह नहीं आते हैं, बीच बीच में उससे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो खबरी पॉडकास्ट पर आप ऑडियो जो है वो सुन सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपने चैनल की लिंक भी मैंने दी हुई है। और अगर आप पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स जो मैं प्रोवाइड कराता हूं उसके नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। संडे वाले दिन आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ मिलता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, पूरे महीने की फीस मात्र 100 रुपीज है। और पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे 9713282838 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, याद रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर फेसबुक पर भी मेरे नाम को सर्च कर लीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। वहां पर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है करंट अफेयर से रिलेटेड या पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जीएस पेपर 1 से अपन डिस्कस करेंगे पथरू घाट के बारे में। तो ये टॉपिक है, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जीएस पेपर 2 से अपन डिस्कस करेंगे एन केव्स इंडिया फोरम 2021 के बारे में। फिर अपन बात करेंगे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। स्टार्स प्रोजेक्ट पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, तो इस पर डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 3 से अपन डिस्कस करेंगे पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रिसर्च रिएक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर बात करेंगे डिटेल में। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो पाकिस्तान ने हासिल किया है बासमती राइस के लिए, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और मुंबई पुलिस की टॉप 25 जो ड्राइव है, इनिशिएटिव जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के जो अपन कवर करने जा रहे हैं एक एक करके। गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जलियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी तुरंत लिखकर बताइए कि जलियनवाला बाग हत्याकांड किस डेट पर हुआ था, किस ईयर पे हुआ था। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर पूरी डेट लिखकर बताइए, डेट के साथ मंथ और मंथ के साथ ईयर, ठीक है। तो जलियनवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 ईयर्स पहले 28 जनवरी 1894 को आसाम के पथरा घाट या फिर जिसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि पथरी घाट या पथरा घाट कहां पर है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये आसाम के अंदर है। तो 28 जनवरी 1894 को आसाम के पथरा घाट में ब्रिटिश सैनिकों ने 100 से भी ज्यादा किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 100 से भी ज्यादा किसानों को मार दिया था। तो इसी पर ही अपन बात करेंगे डिटेल में कि क्या वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों की गोली मार के हत्या करवा दी।
तो इस पर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो वर्ष 1826 पे चलेंगे अपन। 1826 का समय था। उस समय आसाम के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार आसाम के अंदर आ गई थी और उस समय ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि वो लैंड मेजरमेंट करेंगी, लैंड सर्वे करेंगी, भूमि का सर्वेक्षण करेंगी। और भूमि का फिर सर्वेक्षण, लैंड सर्वे शुरू हो गया, लैंड मेजरमेंट शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि जमीन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और जो टैक्स जो था गाइस, कर जो था वो 70 से 80% ज्यादा बढ़कर था, राइट। और किसान जो है वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे और किसानों को काफी निराशा हो गई थी, चिंता हो गई थी कि वो इतना टैक्स कैसे पे कर पाएंगे। तो किसानों ने काफी शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना वहां पर शुरू किया। जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो, और बहुत ही पीसफुल उनका प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट था उनका, बट ब्रिटिश सरकार ने उनके यानी कि प्रोटेस्ट को देशद्रोह के रूप में देख लिया, इंटरप्रेट कर लिया कि यार ये तो जो है वो वायलेंट हो रहे हैं। और हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, किसान का जो प्रोटेस्ट था वो काफी पीसफुल था। ब्रिटिश सरकार ने समझा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये आगे चल के बड़ा विद्रोह बन जाएगा। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सोल्जर को ऑर्डर पास किया कि ओपन फायरिंग जो है वो कर दी जाए किसानों के ऊपर। और फिर ओपन फायरिंग हुई और 100 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी, राइट। तो ये पूरा इशू था, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इशू, ये घटना घटी थी 28 जनवरी 1894 को, आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और ये इसलिए भी, ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली ही किसानों का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। किसान जो है सरकार के कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहां पर भी 1894 में भी हमें देखने को मिला था, यही हुआ था। किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। तो इस प्रकार का जो लिंकअप है ना, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी आज के पीरियड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले पूर्व में, पास्ट में कौन से किसान आंदोलन हुए हैं, तो उसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उनमें से एक ही हम लोग को पथरा घाट या फिर पथरी घाट के नाम से इसे जाना जाता है, जो आसाम के अंदर है, वहां पर हुआ था 28 जनवरी 1894 को। तो इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड करती है। क्लियर है यहां तक आपको पूरी बातें? इसमें एक फैक्ट बस आपको और पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि आसाम के अंदर ये दूसरा बैटल जो है या फिर दूसरा विद्रोह इस प्रकार का माना जाता है। क्योंकि पहले जो एक बैटल हुआ था जिसमें आसाम कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी, वो बैटल ऑफ सराई घाट था, राइट। जिस समय अहोम्स ने मुगल्स को हरा दिया था 1671 में। उसके बाद आसाम कम्युनिटी का ये लार्जर प्रोटेस्ट था, पथरा घाट या फिर पथरी घाट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान में रखें। गाइस अब डिस्कस करेंगे एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 के बारे में। देखो, एनकेव्स का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बताता हूं। एनकेव्स का फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ये इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। अभी हम लोग एनकेव्स इंडिया फोरम के बारे में थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। पहले एक एनकेव्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनकेव्स इंडिया फोरम जो है वो एनकेव्स प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले तो एनकेव्स प्रोजेक्ट क्या है, इसको आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो देखो गाइस, टोटल 5 कंट्रीज इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। 5 कंट्रीज, ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। इन 5 कंट्री के अंदर मेनली फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि ये 5 कंट्री एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम की अकाउंटिंग जो कर रही हैं, तो उनकी जो थ्योरी है अकाउंटिंग करने की और जो प्रैक्टिस वो या फिर मेथोडोलॉजी वो यूज करती हैं, उसको एडवांस करना, उसको और बढ़ाना, राइट। मुझे पता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया, बट फिर भी एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एनकेव्स का मेनली काम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले तो मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम सर्विसेज है, यानी कि जो पूरा एनवायरमेंट जो हमें सर्विस देता है, कौन सी सर्विस देता है हमारा एनवायरमेंट। जैसे एनवायरमेंट से हमें हम लोग ब्रीथ करते हैं तो फ्रेश एयर हमें मिलती है। एनवायरमेंट से हमें जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हम लोग को क्या मिलता है, फल मिलता है, राइट। और जो क्रॉप्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह जो हम लोग करते हैं, तो उससे हमें खाना मिलता है, अनाज मिलता है कि नहीं। और भी तरह तरह की चीजें हमें ये एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो क्या किया जाता है कि एनवायरमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। क्योंकि देखो, आप जो और हम लोग, जो सभी लोग जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं,
तो उस पर कोई पैसा तो हमारा लग नहीं रहा, बट फिर भी ये कंट्रीज क्या करती है, 5 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये पूरी चीजों की एक वैल्यू निकालती है कि ये जो पूरी चीज है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और फिर उसका एक ट्रैक क्रिएट करती हैं। और ट्रैक क्रिएट करने से, ट्रैक का मतलब समझ रहे हो ना, कि यानी कि चेक करती रहती हैं कि ये सर्विस जो है वो प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे कि आज की रेट में एक फलाना XYZ वैल्यू की सर्विस मिल रही है, ठीक है, आने वाले कुछ साल के बाद क्या उतनी ही वैल्यू की सर्विस मिल रही है, उससे ज्यादा की मिल रही है, उससे कम की मिल रही है? अगर कम की मिल रही है तो नुकसान वाली कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन फिर ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, जिसके कारण एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है। जैसे कि आज की रेट में काफी सारी सिटीज के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट की जो सर्विस है, इकोसिस्टम की जो सर्विस है, उसको हैम्पर कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम की सर्विस जो हमें मिलती है, जैसे कि फ्रेश एयर, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, एयर में पोल्यूशन डाल रहे हैं, पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। तो इससे, इसके कारण क्या हो रहा है, इकोसिस्टम की सर्विस जो है, जो हमें दे रहा है इकोसिस्टम, वो कम हो गई है, राइट, उसमें घाटा हो गया, कमी आ गई है। तो ये इकोसिस्टम की सर्विसेज जो है वो सस्टेनेबल तरीके से चलती रहे, मतलब इनकी जो सस्टेनेबिलिटी जो है, इसकी जो स्थिरता जो है, उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए ये काम करती हैं 5 कंट्रीज, और फोकस करती हैं कि भविष्य में मतलब पर्यावरण का संरक्षण जो है वो किया जाए। तो उसके लिए भी ये काम करती है कि इन फ्यूचर भी हम लोग किस प्रकार से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उस पर भी ये काम करती हैं 5 कंट्रीज। तो ये होता है एनकेव्स प्रोजेक्ट के अंडर। और एनकेव्स प्रोजेक्ट ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के सेक्रेटेरिएट के द्वारा। ये 5 कंट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं कि एक दूसरी कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग या इकोसिस्टम अकाउंटिंग, इसके एडवांसमेंट पर काम करती हैं। आपस में कंट्रीज के जो कंट्री आपस में अलग अलग मेथोडोलॉजी का उपयोग करती हैं, अलग अलग प्रैक्टिस का उपयोग करती हैं, तो उनमें से बेस्ट प्रैक्टिस किस प्रकार की होनी चाहिए इकोसिस्टम सर्विसेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो पूरी आपस में डिस्कस करने के बाद फिर वो इस प्रकार से एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करके रखती हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करने का मेन पर्पस, मेन फोकस यही है कि ये चेक करते रहना कि इकोसिस्टम की सर्विसेज में कहीं कमी तो नहीं आई है, और अगर कमी आ रही है तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके जो है वो उस पर काम करना। समझ आई आपको बातें? तो ये है एनकेव्स प्रोजेक्ट। और इंडिया के अंदर एनकेव्स फोरम अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, एनकेव्स इंडिया फोरम 2021, राइट। तो ये एनकेव्स प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, राइट। और एनकेव्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, तो वो चीज मैंने आपको पूरी बता दी। बट इंडिया के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राइट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, इसने इन्वायरमेंटल अकाउंट्स भी रिलीज किए हैं, इसको पब्लिक किया है, और इसका नाम जो है एनवी स्टैट्स इंडिया के नाम से ये हमें देखने को मिलती है। और 2018 में इसने रिलीज किया था, और उसके बाद हर साल एनवी स्टैट्स इंडिया हमें देखने को मिलती है, जो कि एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराती है, यानी कि एनवायरमेंट के अकाउंट्स प्रोवाइड कराती है। जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि एनवायरमेंट जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है, कहीं उसमें घाटा तो नहीं हुआ है, तो वो ऐसे फिगर्स, ऐसे अकाउंट जो है वो प्रोवाइड कराती है एनवी स्टैट्स इंडिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनवी स्टैट्स इंडिया जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलीज की जा रही है, इसके पीछे एनकेव्स प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। और एनकेव्स प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन का हम लोग को नजर आता है, राइट। यूनाइटेड नेशन की वेरियस बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। सिर्फ इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बस होनी चाहिए। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, गाइस अब इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो किसकी बात हो रही है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की बात हो रही है। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें, ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिनको इग्नोर किया जाता है, जिन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती है, जिन पर सरकार जो है बात नहीं करती है, विचार नहीं करती है, जिनको खत्म करने के ऊपर, जिन बीमारियों को खत्म करने के ऊपर, राइट। और तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं। ऐसी बीमारियां जो कि जिनका कोई इलाज नहीं मिला अभी तक, और जिनको ठीक करने के लिए रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है। और पूरे दुनिया भर में गाइस आज की रेट में निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
और अभी रिसेंटली 30 जनवरी को दूसरा एनुअल वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया था और इंडिया ने भी मनाया है ये वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। और इंडिया ने इस दिवस को मनाकर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है घोषणा करी है कि इंडिया भी प्रयास कर रही है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के ऊपर, राइट, उस पर काम कर रही है। तो और इंडिया ने कुतुब मीनार को सजाया था इस दिन 30 जनवरी के दिन, जिस समय वर्ल्ड एनटीडी डे हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस दिन कुतुब मीनार को लाइट अप किया गया था, रोशन किया गया था, सजाया गया था। और कुतुब मीनार को बोला है कि कुतुब मीनार एक साइन है, एक बेसिकली प्रतीक है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने का, कि इंडिया भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और इस चीज पर कुतुब मीनार एक प्रतीक के तौर पर, एक साइन के तौर पर बताया गया है कुतुब मीनार को सजा के। तो देखो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आ सकती है कि कुतुब मीनार जो है वो एक साइन है, एक प्रतीक है कि इंडिया भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने पर पूरे दुनिया के साथ जो है वो जुड़ गई है, राइट। तो ये चीज है। और कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेस को निग्लेक्टेड क्यों कहा जाता है, तो इस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो ऐसी जो डिजीज है जिनके बारे में रिसर्च वगैरह नहीं होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज की ऐसी जो बीमारियां हैं वो गरीबों को अफेक्ट करती हैं, पुअर पॉपुलेशन ऐसी मतलब अफेक्ट होती हैं ऐसी बीमारियों से, राइट। गरीब लोग अफेक्ट होते हैं, जो लोग दूर दराज के एरिया पे रहते हैं, रिमोट एरियाज पे रहते हैं, रूरल एरियाज पे, गांव क्षेत्र पे रहते हैं, अर्बन में जो स्लम्स होते हैं वहां पर रहते हैं, या कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स पे रहते हैं। तो ये बीमारियां ज्यादातर गरीबों को होती है। और आप जानते हैं गाइस कि गरीब जो है उनको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है, आपको पता ही है। और गरीब को वेरियस चीजों की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती हैं काफी सारे केसेस में, राइट। निग्लेक्ट किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए इन बीमारियों का नाम जो है वो निग्लेक्टेड जो है वो पड़ गया, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये वाला एक फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये बीमारियां स्प्रेड कैसी होती हैं, फैलती कैसे, इस पर अगर बात करें तो अनसेफ वाटर, दूषित पानी, पुअर हाउसिंग कंडीशन और पुअर सैनिटेशन, ये इन वजहों के कारण ये जो इन्फेक्शन होता है ये फैलता है। और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं ऐसे इन्फेक्शन से। हर साल काफी सारे लोगों की, लाखों की मात्रा में लोग जो है वो डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली, लोगों की मौत तक हो जाती है, राइट। और लोग जो है पूरे जिंदगी भर फिजिकल पेन बियर करते हैं फिर, और सोशल स्टिग्मा बियर करते हैं, यानी कि सामाजिक कलंक जो है वो झेलते हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस इंडिया के अंदर निग्लेक्टेड डिजीज की रिसर्च पर क्या कोई पॉलिसी है, तो देखो हमारे कंट्री में 2 पॉलिसीज देखने को मिलती है। बट हाँ, इन पॉलिसीज के अंदर निग्लेक्टेड डिजीज को ये पॉलिसी टैकल करेंगी उनके उसके बारे में मेंशन नहीं है। बट हाँ, इनडायरेक्टली निग्लेक्टेड डिजीज को टैकल करने के पॉइंट जो है वो इन पॉलिसीज में देखने को मिलते हैं जो इंडिया के अंदर है एट प्रेजेंट। तो सबसे पहली तो 2017 में लाई गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये बेसिकली फोकस करती है कि इनोवेशन को बूस्ट करना है, राइट। नए नए तौर तरीके लेकर आने हैं जिसके चलते हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है वो टैकल किए जा सकें, और इंश्योर करना है कि मतलब ड्रग्स जो है, दवाइयां जो है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, जिससे कि सभी लोगों को दवाइयां मिल सके सस्ते रेट में। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इसका काम करती है। और सस्ते रेट में दवाइयों मिलने का मतलब है कि गरीब लोग दवाइयों को एक्सेस कर सकें, दवाइयों को ले सकें, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस 2018 में लाई गई थी। इसके अंदर जो इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उनको इंक्लूड करने की बात की गई थी, आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी कि रिसर्च जो है वो किया जाए ऐसी मतलब ट्रॉपिकल डिजीजेस का, जो कि इस लिस्ट में शामिल होगी नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस की। बट अभी तक कोई एज सच प्रायोरिटी पे नहीं रखा किसी बीमारी को, और उस पर अभी तक कुछ एज सच काम नहीं चल रहा है, कोई रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है। तो पॉलिसी तो लाई गई है बट उसको प्रॉपरली अभी तक हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो ये एक कमी है, खामी है इसके अंदर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बीमारियों से संबंधित चुनौतियां और चिंताएं हम लोग को क्या क्या देखने को मिलती है, तो देखो ये निगलेक्टेड जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर अफेक्ट करती हैं गरीब लोगों को, राइट। और गरीब लोगों के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस वगैरह भी नहीं होती है, और जो भी लोग अफेक्टेड रहते हैं वो लो प्रोफाइल के होते हैं, लो स्टेटस के होते हैं, राइट, पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज में भी। और इन बीमारियों से रिलेटेड कोई डेटा भी नहीं है एज सच, रिलायबल डेटा जिस पर रिलाय कर सकें। काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको प्रॉपरली प्रोनाउंस तक नहीं किया जा सकता, और मतलब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है लोगों को कि क्या क्या बीमारियों का क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ऐसी बीमारियां भी हैं, राइट।
और इन पर काम जो है वो नहीं चल रहा है। वही चीज मैंने भी आपको पहले बताई थी कि पॉलिसी तो है हमारे पास बट एग्जीक्यूशन उस पर नहीं हो रहा है। तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है और कंसर्न, चिंता वाली बात है। और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है गाइस, उसने अफेक्ट किया है 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को। 1 अरब से ज्यादा लोग जो है वो इन बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो पुअर पॉपुलेशन जो रह रही है, जो गरीब लोग जो रह रहे हैं, तो वो अफेक्ट हुए हैं। और ज्यादातर जो इंडिविजुअल जो पीड़ित होते हैं उनको एक या एक से ज्यादा पैरासाइट या इन्फेक्शन जो है वो उनको होता है, एक या एक से ज्यादा। और 70% से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लोगों को जो ये बीमारियां हुई हैं, ये कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो देखने को मिली हैं। तो कुल मिलाकर निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का जो लिंक है, संबंध जो है वो गरीब देश के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। और गरीब देश में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से मतलब सैनिटेशन को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी जाती है, पुअर हाउसिंग कंडीशन होती है, अनसेफ वाटर का उपयोग होता है, राइट, गरीब देशों के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि अगर ये जो इश्यूज हैं, अनसेफ वाटर, पुअर हाउसिंग कंडीशन और पुअर सैनिटेशन का, इसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाएगा तो डिजीजेस भी जो है वो स्प्रेड नहीं होंगी, फैलेंगी नहीं। तो क्योंकि डिजीज को अगर खत्म करना है तो उसकी जो जड़ जो है कि वो डिजीज कहां से फैल रही है, स्प्रेड कहां से हो रही है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। अगर उसको कंट्रोल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजीज वगैरह जो है वो नहीं होंगी। अगर लोग बाग अच्छा पानी पिएंगे, राइट, यानी कि अनसेफ वाटर नहीं पिएंगे, जो दूषित पानी है वो नहीं पिएंगे, प्रॉपर अच्छा पानी पिएंगे, उनका एनवायरमेंट अच्छा होगा, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरियस डिजीजेस, वेरियस बीमारियां जो है वो उनको नहीं होंगी। तो ये चीज है गाइस जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात हो रही है एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ये एग्रीमेंट हम लोग को स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए देखने को मिल रहा है। स्टार्स जो है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। राज्यों में जो टीचिंग है, लर्निंग है और रिजल्ट जो है वो स्ट्रेंथन किए जा सके, मजबूत किए जा सके। तो एजुकेशन सिस्टम को स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये स्टार्स प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी पर ही फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है साइन, किसके बीच में? इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनका एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में गाइस मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है 17 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में। 22 मिनट 26 सेकंड पे आप देखेंगे, आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च करना है 17 अक्टूबर 2020, उसके आगे आपको मेरा नाम लिखना है, कमलाक्ष। तो जो भी सबसे पहले लिस्ट में, आपकी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो अपना यही होगा 17 अक्टूबर का। इस वीडियो के 22 मिनट 26 सेकंड पे ये टॉपिक है वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोजेक्ट को मैंने काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस टॉपिक को जरूर से देख लेना क्योंकि इस टॉपिक में आपको एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किस प्रकार के लाए जा रहे हैं उसका एक डिटेल्ड मेंस का आंसर आपको मिल जाएगा। पूरे मेंस के पॉइंट इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देखना है इसको आप, ठीक है। और स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मैंने वहां पर दी हुई है। और स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा में। और स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो एक नई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री या फिर एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। और स्टेट लेवल में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी फॉर समग्र शिक्षा, इसके तहत। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, स्टार्स प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, जो टोटल इसकी लागत है वो 5,718 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से 500 मिलियन यूएस डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट बताया जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक का ये जो सपोर्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर, ये बेसिकली हम लोग को फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट जो है वो कहा जाता है। और स्टेट इंसेंटिव ग्रांट जो है वो उपयोग में लिया जाएगा स्टेट्स को इनकरेज करने के लिए कि स्टेट्स के अंदर इस प्रोजेक्ट्स के डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल सकें। बट देखो, स्टार्स प्रोजेक्ट का ये टॉपिक जरूर से जरूर आप आज ही देख लीजिएगा। और आप जब भी ये लेक्चर सुनो तो गाइस पेन और पेपर लेकर बैठा करो, जो भी चीज मैं लेक्चर के दौरान आपको बताता हूं उसको रिकॉर्ड करते जाया करो, नोट डाउन करते जाया करो।
गाइज अब बात करने जा रहे हैं पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिसर्च रिएक्टर के बारे में, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए हमें देखने को मिल रही है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, BARC, उसकी जो प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसने डिजाइन किया है पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिसर्च रिएक्टर को न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर मेडिसिन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। तो न्यूक्लियर मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड एरिया है रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी का ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है और इसमें काफी कम मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उपयोग में लिए जाते हैं या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उपयोग में लिए जाते हैं काफी कम मात्रा में। किस पर्पस के लिए? एक ऑर्गन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के पर्पस के लिए। और न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग जो होती है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है काफी सारी डिसिप्लिन्स का, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मेडिसिन इंक्लूडेड है। और ये जो ब्रांच है रेडियोलॉजी की, ये किस चीज में मदद करती है? जैसे कि जो काफी गंभीर जो बीमारियां होती है जैसे थायराइड कैंसर, उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने में मदद करती है कि जो बीमारियां वगैरह जो है उसके बारे में अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए, जिससे कि उस बीमारियों को ठीक किया जा सके, राइट। बीमारी बढ़ने से पहले ही उसको ठीक कर ली जा सके। तो बीमारी की अर्ली स्टेज में बीमारी को डायग्नोस करने में इसकी मदद होती है, यानी कि रेडियोलॉजी की सहायता ली जाती है। इस ब्रांच की, रेडियोलॉजी की इस ब्रांच की, न्यूक्लियर मेडिसिन की सहायता ली जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई डेफिनेशन, बट मैं सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं कि न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने सीटी स्कैन को देखा होगा। सीटी स्कैन या फिर एमआरआई वाली जो मशीन नहीं होती है, उस पर लेट जाते हैं, फिर वो मशीन अंदर ले जाती है, फिर बहुत देर तक उस मशीन के अंदर आप खुदा ना खास्ता आप कभी जाओ या आपके कोई रिलेटिव जाए या फैमिली मेंबर्स जाए या फ्रेंड्स जाए, बट जैसे मैं गया हूं तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि वो मशीन के अंदर जाओ तो बहुत आवाज आती है, जू 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 जू, पता नहीं बहुत देर तक आवाज आती रहती है, मतलब अजीब टाइप की उसकी आवाज रहती है कुछ। बट वो क्या करती है, वो पूरी मशीन अपनी बॉडी को स्कैन कर देती है। वो बॉडी के अंदर किस ऑर्गन में, किस मसल में, किस टिश्यू में क्या प्रॉब्लम है, पूरी डिटेल्स निकालकर सामने रख देती है। तो ये जो मशीन होती है इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का उपयोग किया जाता है, वो भी काफी कम मात्रा में, राइट। और यही जो रेडियोलॉजी की जो एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया जो है, वो न्यूक्लियर मेडिसिन हम लोग को देखने को मिलता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो PPP रिसर्च रिएक्टर लेकर आई है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो है उनके साथ पार्टनरशिप करके प्राइवेट कंपनीज को राइट्स दिया जा रहा है, एक्सक्लूसिव राइट्स दिया जा रहा है। आइसोटोप्स, जो रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ना, जो न्यूक्लियर मेडिसिन में उपयोग में लिए जाते हैं, तो रेडियो आइसोटोप्स जो है जो कि रिसर्च रिएक्टर के प्रोडक्शन में उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसकी मार्केटिंग करना और उसकी प्रोसेसिंग करने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को मिल रहा है। और हालांकि इसके बारे में मई 2020 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट दी थी कि रिसर्च रिएक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एस्टैब्लिश किया जाएगा मेडिकल आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए। और ये आत्मनिर्भर भारत जो हमारा अभियान है उसी का पार्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये इनिशिएटिव DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बताया जा रहा है। और प्रोजेक्ट जो है ये एक मेजर स्टेप्स है हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, की रेडियो आइसोटोप्स में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, जो कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में उपयोग में लिए जाते हैं। और पूरी दुनिया भर में न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर अपन बात करें तो आज की डेट में न्यूक्लियर मेडिसिन जो है उसका मार्केट पूरे दुनिया भर में $6 बिलियन का है। और बताया जा रहा है कि 2030 तक ये मार्केट बढ़कर $30 बिलियन का होने वाला है। और इंडिया के अंदर हर मेजर प्रकार के आइसोटोप जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और बार्क के अंडर ही, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर ही ये प्रोड्यूस किए जाते हैं आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में। तो इस कानून के अंदर गाइस मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि इस कानून के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करने वाली है। और हमारी कंट्री के अंदर बैन किया जा रहा है सभी प्रकार की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। और RBI जो है प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजिटल करेंसी से रिलेटेड इशू करेगी इस कानून के तहत। तो ये मतलब ये जो बिल है इसका नाम ही हम लोग को समझ में आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है उसको रेगुलेट करने का ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है।
राइट। और ये अलाउ करेगा कुछ मतलब एक्सेप्शन करेंसीज वगैरह को, जिसके चलते कि क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा सके, उस पर और रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जा सके। बट हालांकि मैं आपको गाइस बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टाइम पर सभी बैंक्स को और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, राइट, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो जितनी बैंक्स वगैरह है, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, तो जो आरबीआई के कंट्रोल में आती है, तो उनको आरबीआई ने एक सर्कुलर पास करके कह दिया था उन सभी बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी में डील ना करे। तो ये सर्कुलर इन्होंने आरबीआई ने पास कर दिया था। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को जो है वो सेट असाइड कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, उसको खारिज कर दिया, राइट, अप्रैल 6 2018 में। क्योंकि आरबीआई जो है ये बता नहीं पाई थी कि ये जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, तो ये बता नहीं पाई थी क्लियरली कि इनको क्या लॉस हुआ है क्रिप्टो करेंसी से या फिर क्या लॉस हो सकता है। तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग जो है वो आरबीआई नहीं दे पाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो खतरनाक नहीं है, उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, यानी कि वो ठीक है उसका उपयोग करना। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया। बट इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज भी मेंशन करी थी कि केंद्र का ये फेलियर है, केंद्र ऑफिशियल डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई 2 ड्राफ्ट्स बिल लाने के बावजूद भी, और काफी सारी कमिटीज को सेटअप करने के बावजूद भी सरकार जो है वो डिजिटल रुपी को या डिजिटल करेंसी को जो है वो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इशू नहीं कर पाई या इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई, राइट। जैसे कि एक ड्राफ्ट आया था, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, और अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में तो आपने काफी बार सुना भी होगा, और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। YouTube के सर्च कॉलम पे आप डालेंगे 20 और 21 दिसंबर 2020 एज इट इज 20 एंड 21 दिसंबर 2020 आपको लिखना है YouTube के सर्च कॉलम पर, और आपको पता है उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही होगा। बट हाँ, ये वीडियोस मैंने 2 पार्ट्स में बनाए। इसके सेकेंड पार्ट पे आपको जाना है, इसके सेकेंड पार्ट के 9 मिनट 43 सेकेंड 9 मिनट्स 43 सेकेंड पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बिटकॉइन का, और इसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जरूर जाकर देख लो आप, राइट। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। और इससे रिलेटेड, ये वाले टॉपिक से रिलेटेड आने वाले समय में कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अब आने की उम्मीद है, तो जब आएंगे तब इसके बारे में अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइंस क्या होते हैं, क्या उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर प्रॉपर आप ये वाला वीडियो देखिए, इस पर प्रॉपर आपका मेंस का आंसर आपका बन जाएगा, राइट। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं उसको जरूर जाकर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। गाइस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। सिविल सर्विसेज के अंदर और स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा बासमती राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। गाइस, मैं गारंटी देता हूं 90% से ज्यादा चांसेस है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और बासमती राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज में रिपीट हो रहा है, और लगातार रिपीट होने वाले टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा काम के होते हैं। तो 8 अगस्त 2020 के यूट्यूब के लेक्चर में 33 मिनट 42 सेकंड पर मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो देखो, मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए बकायदा डेट देता हूं, बकायदा टाइमिंग लिख कर देता हूं, और आप लोगों में से मैं देखता भी हूं कि काफी सारे लोग रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, राइट। बट जो भी वीडियोस का मैं बोलता हूं कि इस वीडियो पर को जाकर देख लो, उस वीडियो को स्टूडेंट्स देखते नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टेटस सामने मेरे पास रहता है, दिखाई देता है मुझे कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। और बाकी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास मैगजीन है, क्योंकि मैगजीन के थ्रू वो पढ़ लेते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स है। बट जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर मेहनत करके डेट और बाकायदा टाइम लिख कर देता हूँ, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो जब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ये आपको करना है तो किया करो, क्योंकि जो रिपीटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसका मैं बकायदा आपको टॉपिक दे देता हूं कि यहां पर जाकर देख लो। और जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं नहीं भी बताऊं ये सब टॉपिक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं कवर करा चुका हूं। मैं तो बोल सकता हूं कि भाई मैंने कवर कराया था, बट बार बार मैं आप लोग को इसलिए बताता हूं क्योंकि आप देखें और आप ये टॉपिक को जो है वो, मतलब रिपीटेड टॉपिक को तो मैंडेटरी है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया उनको भी दोबारा से अगर रिवीजन करना है, क्योंकि रिपीटेड टॉपिक बहुत काम के होते हैं, ठीक है, जो कि 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड टॉपिक से रिलेटेड। और ये वाला जो क्वेश्चन है बासमती राइस का और जीआई टैग का,
90 से ज्यादा परसेंट चांसेस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 90 तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 99-100% चांसेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था जीआई टैग का और बासमती का। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल कर लिया है। उसने अपने चावल की एक विशेष किस्म को उसने रजिस्टर करवा लिया है, लोकल रजिस्ट्री उसकी करवा ली है, और इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की स्थिति जो है वो मजबूत होगी, राइट। यानी कि बासमती राइस का सप्लाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज किया जा सकेगा। क्योंकि अभी एक इशू चल रहा है, केस हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बासमती राइस को लेकर, तो इस पर भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि ये वाला टॉपिक जब आप देखोगे बासमती राइस का, तो पूरी चीज बासमती राइस से रिलेटेड आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखो इंडिया के लिए चिंता वाली क्या बात है कि पाकिस्तान ने एक लोकल रजिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर ली है बासमती के लिए जीआई टैग की। तो देखो कानून के अनुसार, जो कानून वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल लॉज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके अनुसार कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है तो उसकी एप्लीकेशन देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने की या रजिस्टर करवाने की एप्लीकेशन देने के लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसको इंटरनेशनली रजिस्टर करवाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की रजिस्ट्री जो है वो उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए। उस कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का जीआई टैग जो है वो उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। तभी ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मतलब यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को रजिस्टर किया जा सकता है, राइट। बट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जीआई टैग उस प्रोडक्ट का होना जरूरी है, जो कि पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। लोकल रजिस्ट्री जो है उसने क्रिएट कर ली है बासमती की जीआई टैग की। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान को आपको पता होना चाहिए कि बासमती चावल को लेकर एक इशू चल रहा है। 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के अंदर एक केस चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बासमती चावल को लेकर। तो ये चीज है, और ये माना जाता है कि जीआई टैग की वजह से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें पाकिस्तान की स्थिति जो है वो काफी मजबूत हो जाएगी। पिछले साल सितंबर की बात करें तो इंडिया ने बासमती चावल के एकमात्र ओनर का दावा किया है कि इंडिया जो है वो सोल ओनरशिप है इंडिया के पास बासमती राइस की। तो इंडिया ने इस चीज का क्लेम किया था, और इसी चीज पर मतलब जो विवाद करते हुए इसी चीज के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान ने केस फाइल किया हुआ है, और वो केस अभी चल रहा है, राइट। और मई 2010 में 2010 में जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है बासमती राइस, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो बासमती चावल जो ग्रो होती हैं, तो इंडिया के अंदर उसी क्षेत्र पर ही जो है वो जो चावल ग्रो हो रहा है, जो चावल हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसी चावल को बासमती चावल कहा जाएगा। और वो भी ये जो चावल की क्वालिटी जो होती है वो काफी डिफरेंट होती है। हालांकि वो टॉपिक आप देखोगे जो मैंने भी आपको बताया बासमती राइस का, तो आपको बेटर तरीके से पूरी चीज जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक को जरूर देख लेना जो मैंने भी आपको बताया हुआ है। पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है कि टॉप 25 का नाम का अभियान, टॉप 25 नाम का अभियान किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की मुंबई के अंदर ये अभियान है, और मुंबई पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया है। मुंबई पुलिस ने आम लोगों के लिए खतरा पैदा करने में जो सक्षम जो हिस्ट्री शीटर्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जिनका रिकॉर्ड होता है रेगुलरली क्राइम करने का, तो उन पर निगरानी रखने के लिए टॉप 25 नाम का एक अभियान शुरू किया है। और मुंबई के अंदर सभी पुलिस स्टेशन के अंदर हर एक पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्र अधिकार होता है, तो वहां पर मौजूद जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, स्पेशली टॉप 25 जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं जिनके पास मतलब लगातार रेगुलरली वो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तो टॉप 25 ऐसे क्रिमिनल्स को बुलाया जाएगा, उनकी लिस्ट तैयार पहले की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे एक बॉन्ड पर साइन करवाया जाएगा कि वो अच्छा आचरण करेंगे, ऐसा वो बॉन्ड होगा। और अगर वो उस बॉन्ड को वॉयलेट करते हैं, राइट, यानी कि कहीं पर क्राइम वगैरह फिर से करते हैं या किसी प्रकार का उपद्रव मचाते हैं, तो उनको जो है वो जुर्माना भरना होगा इस चीज के लिए। तो ये टॉप 25 नाम का एक अभियान है मुंबई पुलिस का, इसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है।